हमने सूक्ष्म अवलोकन किया तो हमने पाया कि वो इतने 12 चैप्टर हैं मॉडर्न इंडिया के, जिससे हमेशा क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। ये वो चैप्टर हैं जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इन्हीं सारे चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरा चैप्टर ब्रिटिश का भारत में विस्तार। तीसरा 1857 का क्रांति। चौथा जनजातीय विद्रोह। पाँचवा 1858 से 1916 के बारे में इसमें पढ़ लेंगे। फिर अगला चैप्टर हो जाएगा गांधी युग। उसके बाद गवर्नर और वायसराय के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आगे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद आर्थिक नीति, फिर सामाजिक और धार्मिक नीति, प्रेस, पत्र पत्रिका, नारा और कथन। तो दोस्तों ये वो 12 चैप्टर हमने निकाले हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है मॉडर्न हिस्ट्री के। ये 12 चैप्टर जो कोर चैप्टर माने जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दूँ। तो आज हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आई। जैसे प्राचीन काल से ही भारत मसालों के लिए फेमस रहा है। तो पहले क्या होता था कि ये स्थल के मार्ग से भारत में मसालों का सब व्यापार करते थे। ये वाले मार्ग से इधर से सब जो भी आते थे, ये जो ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में मसाले की खपत ज़्यादा होती है, तो इधर के जो भी प्रदेश हैं वो यहाँ से भारत से मसाले खरीदने आया करते थे स्थल मार्ग से। बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। कोई ऐसा राजा शासक आया जो कहने लगा कि ये वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया, और इधर से जो भी जाया करते थे वो क्या किया, इस क्षेत्र पे पाबंदी लगा दिया। अब इधर के जो देश थे वो मसालों के लिए ई रास्ते से नहीं जा सकते, तो वो एक अलग रास्ता की तलाश करने लगे। तो वो तलाश करने लगे समुद्री मार्ग की, कि हम भारत समुद्री मार्ग से कैसे पहुंच सकते हैं। तो यही से भारत की खोज की मतलब शुरुआत हुई। भारत की खोज मतलब कि भारत कहीं भुला नहीं गया था, वो समुद्री मार्ग के बारे में खोज की बात कर रहे थे, क्योंकि जो स्थलीय मार्ग था वो अवरुद्ध हो चुका था और बिना मसाला के मतलब समझिए कि वहाँ का स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि ठंडा प्रदेश था, वहाँ मसाला की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ठंडे प्रदेश में सब मांस मछली ज़्यादा खाना पसंद करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे, महारानी थी, वो भारत के रास्ते की खोज करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने लगे। तो यहाँ से समझ में आया कि भारत की जो खोज हुई वो मतलब स्थल मार्ग की खोज हुई। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 1453 में स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण समुद्री मार्ग से भारत की खोज प्रारंभ हुई। ठीक है, इसी भारत के ही खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वो निकले थे भारत की खोज करने के लिए। देखिए, वो यहाँ से निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो इधर ना आकर इधर चले गए, और यहाँ से पता चला कि यहाँ भी कोई देश है जिसका बाद में नाम अमेरिका पड़ा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। वास्को डी गामा केरल के काली तट पर पहुंचा, जहाँ के राजा जमोरिन थे। तो वास्को डी गामा इस रास्ते से होते होते उसने भारत की खोज किया, और यहाँ पे उसने जमोरिन भारत के जो के केरल के राजा थे उनसे मुलाकात की, और उसके बाद वो यहाँ से मसाला खरीद कर अपने देश गया। बताया जाता है कि जितना खर्च हुआ था मतलब आने में, और जो यहाँ से मसाला लेकर गए थे, वो मसाला को बेचकर वहाँ 60 गुना मुनाफा कमाए। सोचिए, मतलब इतना मुनाफा वहाँ मसाला का इतना मांग हुई कि जो वास्को डी गामा यहाँ से खरीद कर ले गए, वहाँ 60 गुना मुनाफा पे बेचे।
तो जाहिर सी बात है कि इधर की जितनी भी कंपनियां, जितने भी देश थे, वो भारत से अब मसाला खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए आने के बारे में सोचने लगे। तो ये आने के बारे में सोचने लगे तो इसी प्रकार हुआ कि ये यूरोपीय देश है, ये देश अपने कंपनी का निर्माण करने लगे। वो कंपनी के माध्यम से भारत अपना व्यापार के लिए आने लगे। तो देखिए, भारत में व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनी की स्थापना। उधर के जो यूरोप के सारे देश थे वो सोचने लगे कि मतलब वास्को डी गामा इतना मुनाफा पर वहाँ से मसाला सामान ला के बेचा, तो सारे देश अपने मतलब एक कंपनी की स्थापना करने लगे, उसके माध्यम से वहाँ जाने का सोचने लगे। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से कंपनी कब स्थापित हुई। देखिए, सबसे पहले कंपनी की स्थापना हुई पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ही, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे जो सबसे पहले आए थे। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद फिर कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फिर कंपनी बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। उसके बाद बनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। ये कंपनी की स्थापना का क्रम है और आने का क्रम भी यही है, बस फ़र्क यही है कि सबसे पहले पुर्तगाल है, उसके बाद दूसरा यूरोपीय कंपनी भारत आने वाला वो यहाँ पे डच था। पहले कंपनी की स्थापना हुई ईस्ट इंडिया की, लेकिन वो भारत आगमन में तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे डच है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आगमन की दृष्टि से क्रम बताइए। तो आगमन की दृष्टि से हो जाएगा पुर्तगाल के बाद डच, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्थापना की दृष्टि से पहले हो जाएगा ईस्ट, उसके बाद हो जाएगा डच। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, अब हर एक कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना भी रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाला पहला और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। ये BBI लाइन है, तो ध्यान रखिएगा। भारत आने वाला पहला और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में हुआ। कोठी वो हुआ जैसे भारत में आने के बाद वो एक जगह रहने लगे, मतलब वो सामान लाए होंगे, जैसे व्यापार करने आए होंगे तो उधर से जो लाए होंगे सामान, चाहे भारत से जो व्यापार करेंगे तो वो सामान एक जगह रखेंगे, तो उसी को बोला जाता है कोठी, या किला भी कह सकते हैं उसको। तो पहली पुर्तगालियों ने भारत में पहला व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में स्थापना किया। चलते हैं आगे, देखते हैं पुर्तगाल के गवर्नर कौन कौन, जो मुख्य गवर्नर हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला गवर्नर है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए नीले जल की नीति अपनाया। ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा कि नीले जल की नीति कौन अपनाया, तो ध्यान रखिएगा, नीले जल की नीति फ्रांसीसी डी अल्मीडा अपनाया। फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो पुर्तगाल के गवर्नर थे। अगले गवर्नर देखते हैं अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्बुकर्क। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब है कि पुर्तगाल की देन क्या क्या है, पुर्तगाल क्या क्या लेके आए भारत में। तो पुर्तगाल की देन देखिए, आलू, तंबाकू, अनानस, पपीता और प्रेस। ये वो चीज़ है जो पहले भारत में नहीं पाई जाती थी। पुर्तगाल आए और अपने साथ ये चीज़ लेकर आए, आलू, तंबाकू, अनानस, पपीता, प्रेस। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आगे ये क्रम को रेगुलर किया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पुर्तगाल के व्यापारिक केंद्र। पुर्तगाल कहाँ कहाँ व्यापार करते थे, तो देखिए, पुर्तगाल कोचीन, गोवा, मुंबई, मराठा, दमन, दीव, हुगली, चटगांव, इन स्थानों पर पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्र बनाया था और इसके माध्यम से वो व्यापार करते थे।
मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए कोचीन सबसे पहले यहीं स्थापना किया था, उसके बाद गोवा, उसके बाद मुंबई, मराठा, दमन, दीव, हुगली और चट्टगांव। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब चलते हैं कि पुर्तगाल से जितना भी फैक्ट आने की संभावना होती है वो हमने इशारा करा दिया। अब चलते हैं थोड़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। डच, यहाँ पे सॉरी ये मराठा गलती से हो गया, यहाँ पे बेसिन हो जाएगा, ये बेसिन है। चलिए आगे चलते हैं, डच के बारे में जानते हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी, ये तो बता ही दिए थे। अब इनके बारे में प्रमुख तथ्य है जो जान लेते हैं। पहली व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। डच ने सोने का सिक्का पैगोडा टकसाल द्वारा बनाया। क्वेश्चन आ सकता है पैगोडा क्या है, तो डचों द्वारा निर्मित सोना का सिक्का है पैगोडा। चलिए अब देख लेते हैं डचों के व्यापारिक केंद्र। तो डचों के देखिए व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम, पुलिकट, पिपली, कासिम बाजार, पटना और सूरत। मैप पे देख लेते हैं मछलीपट्टनम, पुलिकट, पिपली, कासिम बाजार, पटना और सूरत। ये वो है जहाँ जहाँ उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और यहाँ से वो अपने चारों तरफ व्यापार करते थे। यहाँ पे देखिए डचों ने भारत में पश्चिमी तट के तुलना में पूर्वी तट पर अपने व्यापारिक केंद्र अधिक स्थापित किया। यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये हो गया पूर्वी तट, सॉरी ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक केंद्र स्थापित किए। डचों ने मसालों के तुलना में वस्त्र व्यापार पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा, सब लोग थे जो मसाले पे ज़्यादा फोकस करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन डचों ने मसाला के तुलना में वस्त्र व्यापार पर बल दिया। वस्त्र को निर्यातक वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अगला कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे। पहली व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में ट्रैंक्वेबार में स्थापित हुआ। ठीक है। बंगाल में श्रीरामपुर में 1818 में विलियम कैरी श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। डेनिश ने श्रीरामपुर में 1818 ईस्वी में विलियम कैरी श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। निकोबार द्वीप पर अपना अधिकार किया तथा इसका नाम फ्रेडरिक द्वीप रखा। 1845 ईस्वी में ट्रैंक्वेबार और श्रीरामपुर एवं 1869 ईस्वी में निकोबार को अंग्रेजों को बेच दिया। डेनिश पायरेसी यानी नकली सामान के उत्पादन के लिए बदनाम थे। डेनिश ज़्यादातर पायरेसी सामान यानी नकली सामान बनाते थे और उसका ही व्यापार करते थे। अब चलते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई और फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र देख लेते हैं। पहला सूरत, माहे, कराईकल, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम, यानम, चंद्रनगर। मैप से देख लेते हैं सूरत, माहे, कराईकल, मछलीपट्टनम, सॉरी पांडिचेरी, मछलीपट्टनम, यानम और चंद्रनगर। चलिए अब देखते हैं आगे कर्नाटक का युद्ध। देखिए जैसे क्या था कि एक जगह जैसे अब रहने लगे तो अंग्रेज भी अपना कंपनी बना रहे थे और फ्रांसीसी भी अपना कंपनी बना रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब दो कंपनियां आपस में भिड़ेगी तो मनमुटाव होगा ही, तो मनमुटाव ही आगे चल के युद्ध का रूप ले लिया। ये अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थी, जो दोनों मजबूत कंपनी थी, तो दोनों वो नहीं चाहती थी कि वो हमसे आगे बढ़े, वो हमसे आगे बढ़े। इसी के चलते आगे चलकर
युद्ध हुआ, तो जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है। पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप में था, जबकि दूसरा युद्ध का कारण स्थानीय था। कर्नाटक का युद्ध कोरोमंडल तट पर लड़ा गया। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा युद्ध के बारे में। यहाँ से अब देखिए कर्नाटक युद्ध, हम चाहेंगे कि याद आपको करवा दे। ये बहुत ही BVI चीज़ है जो एग्ज़ाम में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए कर्नाटक युद्ध, कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, दूसरा, तीसरा। याद कीजिएगा, प्रथम हुआ था जो 1746 से 48, दूसरा 1748-49 से 54, तीसरा 1758 से 63। 1746 से 48, दूसरा हुआ था 1749 से 54, तीसरा हुआ था 1758 से 63। याद था को पीछे ध्यान दिए होंगे कि पहला और तीसरा युद्ध का कारण यूरोप था। तो देखिए पहला युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और दूसरा युद्ध का कारण था कर्नाटक एवं हैदराबाद में शासक बनाने के लिए, और तीसरा युद्ध का कारण था यूरोप में जो शतवर्षीय युद्ध हुआ था उसका कारण, फिर उसके चलते यहाँ भी युद्ध हुआ था। इस दरमियान दोनों के बीच युद्ध हुआ, उसका नाम दिया गया प्रथम हुआ। पहले कर्नाटक में युद्ध में हुआ था सेंट थोमे का युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध में हुआ था अंबुर का युद्ध, और तीसरा में हुआ था बांडेबास का युद्ध। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो संधि है। प्रथम युद्ध किस संधि से बंद हुआ, तो एक्स-ला-शाफेल की संधि जो 1748 में हुआ था। दूसरा युद्ध किस संधि से बंद हुआ था, तो दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि से। तीसरा किस युद्ध से बंद हुआ था, तीसरा हुआ था पेरिस की संधि से 1763 में। याद रखिएगा, पहला 48, दूसरा 54, तीसरा 63। यहाँ पे आप देखिए एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे संधि का ये ट्रिक है, ये पा पे, एक्स-ला-शाफेल की संधि जो पहला युद्ध, ये शाफेल हुआ था पहला युद्ध में, एक्स-ला-शाफेल की संधि जो हुआ था 1748 में। दूसरा हुआ था पांडिचेरी की संधि, यह हुआ था 1754। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि, यह हुआ था 1763। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जो कंपनी थी वो चारों पांचों जो कंपनी आई थी उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका पहला कोठी कहाँ निर्माण हुआ था और कब हुआ था, और उसकी समाप्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुआ, ऐसे हूबहू क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाल, पहला कंपनी पुर्तगाल की स्थापना, पुर्तगाल कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। पहला कोठी स्थापित हुई 1503 में कोचिन में, और ये 1961 में यहाँ से वो सबसे लास्ट में गए जो गोवा स्वतंत्र कर दिए, यानी सबसे लास्ट तक वो गोवा में थे 1961 के पहले तक। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ से गोवा को स्वतंत्र किया गया। फिर चलते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। पहला कोठी की स्थापना हुई थी 1605 में मछलीपट्टनम में, और इसकी समाप्ति हुई थी बेदरा के युद्ध से 1759 में, बेदरा के युद्ध से 1759। अब चलिए अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी पहली कोठी अस्थायी बोलेगा
तो सूरत है और अस्थाई है मछलीपट्टनम। देखिए, अंग्रेज का प्रथम जो कोठी स्थापित हुआ था वो सूरत में हुआ था, जो अस्थाई था। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि अंग्रेज की प्रथम अस्थाई कोठी स्थापित कब हुई थी, तब सूरत हो जाएगा 1608 ईस्वी में। लेकिन अस्थाई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1611 में मछलीपट्टनम में। अगर कुछ नहीं पूछेगा तो फिर मछली ही देना है, मछलीपट्टनम ही देना है 1611 ईस्वी में। ये समाप्त हुआ तो वो जानते ही हैं 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम से। फिर देखते हैं डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। प्रथम कोठी था इसका 1620 ईस्वी ट्रैंकवे बार में, और ये समाप्त हुई थी 1845 ईस्वी में। बचा कुछ संपत्ति अपना इंग्लैंड को बेच करके चले गए थे। फिर आई थी फ्रांसीसी, इस कंपनी का स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। पहला कोठी स्थापित हुआ 1668 ईस्वी में, और ये समाप्त हुआ कर्नाटक के युद्ध, 3 युद्ध के बाद 1760 में बांदीवास के युद्ध के बाद ये समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये आज का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अगला दिन हम लेकर आएंगे ब्रिटिश का भारत में विस्तार। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करना ना भूलें। जाते जाते सब लोग लाइक कर दें। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।